नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर आज की आ रही है लद्दाख से, जहां गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सोमवार देर रात हुई झड़प में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। इन शहीदों में एक अफसर और 2 सैनिक शामिल हैं। इस झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है। घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बैठक भी की है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस और रक्षा मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद थे। तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के डिवीजन कमांडर स्तर के अधिकारियों की बैठक भी हो रही है। आपको बता दें कि पिछले करीब 1 महीने से लद्दाख के कई हिस्सों में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने डटे हुए थे। दरअसल भारत के कुछ इलाकों पर चीनी सेना अपना दावा करने लगी थी, जिसके बाद सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। भारत और चीन सीमा पर आखिरी बार 1967 में गोलियां चली थी। वहीं 1975 में सीमा पर असम राइफल्स के 4 जवान शहीद हुए थे। तो यानी आप ये मान लीजिए कि पिछले 45 साल में अभी तक वहां पर कोई जवान शहीद नहीं हुआ था हमारा, और 1967 के बाद यानी 53 साल से वहां पर गोली नहीं चली। और ये जो स्टैंड ऑफ है, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि गोली नहीं चली है। और हमारे एसोसिएट एडिटर अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अमित, हम ये देख रहे हैं कि कई तरह की बैठकें चल रही थी। 6 जून से अब तक कई दौर की बैठकें भी हुई, डी एस्केलेशन की पूरी कोशिश थी, लेकिन चीन ऐसा लगता है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ मीटिंग करता है, दूसरी तरफ स्टैंड ऑफ होता है वहां पर। अभी क्या जो स्टेटस है, अभी आगे किस तरह की बैठकें और होने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अभी की सबसे बड़ी खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो चाइना और भारत के बीच जो सैनिकों के बीच झड़प हुई थी उसके बारे में पूरा ब्रीफ किया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस के साथ बैठक की थी और अभी 3 बजे से प्रधानमंत्री की बैठक शुरू होने वाली है। देश के जो 21 मुख्यमंत्री हैं लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर, उससे ठीक पहले अभी तुरंत ही रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को पूरा ब्रीफ किया है। जो हालात वहां पर है, जो वस्तु स्थिति है, जो वहां पे जो बैठकें का दौर जारी है उसको लेकर, और वहां पर जो हमें जानकारी मिली है कि जो भारत की तरफ से 2 जवान और 1 अधिकारी शहीद हुए हैं। इसके अलावा चाइना की तरफ से कैजुअल्टीज है, उसके बारे में भी पूरा ब्रीफ किया गया है। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री ने ब्रीफ कर दिया। लेकिन जो अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना की तरफ से ये पिछले जो 5 और 6 तारीख की रात को दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और इसके बाद बातचीत का दौर था। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार ये हो रहा था। चाइना की तरफ से बार बार प्रोवोक किया जा रहा था इस बात को लेकर, और इसीलिए वहां पर इस तरह की स्थिति बन रही थी। भारत की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि वो अपने स्टैंड पर है, वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन कोशिश चाइना की ये होती कि झड़प का माहौल बनाकर भारतीय सेना को पीछे धकेला जाए और धीरे धीरे वो आगे बढ़े, जिसको पिछले कुछ दिनों से करने नहीं दिया जा रहा था। हालांकि पिछले 1-2 साल के भीतर में जो पेंगोंग लेक है वहां पर जो पॉइंट 4 है, जहां आमतौर पर पॉइंट 4 और पॉइंट 8 के बीच में दोनों सेना पेट्रोलिंग करती है, और चाइना पॉइंट 8 तक थी, जो चाइना बढ़कर पॉइंट 4 तक आ गई है। तो वहां पर कोशिश चाइना की बार बार है कि वो प्रोवोक करती है, पत्थरबाजी करती है। हालांकि भारतीय सेना को पूरी छूट दी गई है कि जैसी प्रतिक्रिया उधर से आएगी, जैसा रिएक्शन वो करेंगे। बिल्कुल अमित, एक बार ये बड़ी खबर जो आपने अभी अपडेट की है, मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर बता देती हूँ कि भारत चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ आज हुआ है और जिसमें हमारे 2 जवान और साथ ही 1 अधिकारी शहीद हुए और साथ ही कैजुअल्टीज चीन की साइड पर भी बताई जा रही हैं, उसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को जानकारी दी है, उनको ब्रीफ किया है। अमित, ये आखिर कितनी देर तक ब्रीफिंग की होगी उन्होंने? ये पता नहीं चला, लेकिन हाँ, ये करीब 8 से 10 मिनट तक की ब्रीफिंग हुई है। जो जानकारी मिली है 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा है ब्रीफिंग, क्योंकि 3 बजे से प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बैठना था। तमाम 21 जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री बैठेंगे। केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो कोरोना को लेकर, अनलॉक 1 को लेकर चर्चा शुरू हुई और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि वो बैठक शुरू हो गई है। लेकिन उससे ठीक पहले जो सीएम्स कॉन्फ्रेंस था, उससे ठीक पहले रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी। खुद रक्षा मंत्री ने ब्रीफ लिया था जो तीनों सेना के अध्यक्ष हैं उनके साथ सीडीएस बैठक
बैठे थे, तमाम लोग बैठे थे और वहां पर सुबह 7-7:30 बजे से 7:30 बजे से लगातार बैठक चल रही है। चाइना की सेना की तरफ से ये मांग की गई थी कि वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं सीमा पर और इसके लिए दोनों पक्षों को साथ बैठना चाहिए और इसके बाद ये बैठक के लिए भारत की जो फौज है वो तैयार हुई है। क्योंकि कैजुअलिटीज की बात करें तो जिस तरह से चाइना को कैजुअलिटीज हुई है, 4 से 5 लोग वहां पे जवान उसके कहा जा रहा है जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए वहां पे। तो ऐसे में चाइना लोगों की मौत की खबर बता रहा है और 11 घायल भी बता रहा है और ग्लोबल टाइम्स सबको पता है कि चीन का मुखपत्र भी है। मेरे साथ इस वक्त कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ चुके हैं और साथ ही कर्नल यूएस राठौर जी, ये जिस तरह की सिचुएशन है, एक तरफ बातचीत कर रहा है चीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि स्टैंड ऑफ इस कदर बढ़ जाता है कि शहादत होती है हमारे जवानों की, वहां के उनके खुद के जवानों की मौत होती है। ये क्या हो रहा है और ये कैसे अब इसमें से निकला जाएगा? ये डी एस्केलेशन के नाम पर एस्केलेशन कैसे हो रहा है? देखिए, ये घटना बहुत दुखद है और बहुत ही अप्रत्याशित है। डी एस्केलेशन के टाइम पर एक ऐसी झड़प हो जिसमें दोनों तरफ का में जान माल का नुकसान हो और खास करके मैं अपनी बात कहूं तो एक कमांडिंग अफसर, एक जेसी और एक जवान मारा जाए और ये भी कहा जा रहा है कि कोई गोली नहीं चली। तो आप समझ सकते हैं किसी की जान लेने के लिए कितना ब्रूटल असॉल्ट रहा होगा। जिसमें पत्थर और जो भी छुरे चाकू जो भी इस्तेमाल किए गए कि मतलब 3 जवानों की जान चली जाए। अब बात ये आती है, इसके बारे में मैं बहुत दिनों से चिंतित था कि जो तरीका बॉर्डर मैनेजमेंट का हम देख रहे हैं अपने सामने, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है कि कोई आपके पास आता है तो आप उसे धक्का दें, कमर से पकड़े और एक वीडियो बनाए, फिर वो पत्थर फेंके, फिर मैं पत्थर फेंकूं, फिर धक्का मुक्की हो। ये बॉर्डर मैनेजमेंट का साइंटिफिक तरीका नहीं है। प्रोफेशनल आर्मीज इसको अडॉप्ट नहीं करती हैं और ये होना था। इतनी बड़ी संख्या में ट्रुप्स का जमावड़ा हो दोनों तरफ से और तो फ्लेयर्स तो होने ही थे। तो ये दुखद खबर, ये दुखद घटना इस वजह से हुई। जी राठौर साहब, मैं इस बीच में एक बार जरा एक करेक्शन कर दूं। करेक्शन क्या, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स के ही रिपोर्टर ने पहले ये खबर दी थी। सबको पता है कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो चीनी मुखपत्र है, उनके रिपोर्टर की ही खबर को अब ग्लोबल टाइम्स ने डिनाई कर दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि चीनी सैनिक की जो संख्या है मारे जाने की वो 3 है। पहले मैंने कहा था कि ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जो मैंने खबर दी थी वो मैंने कहा था कि 5 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, लेकिन भारतीय सूत्रों के हिसाब से 3 चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर हमारे पास इस वक्त है। शिवदान सिंह जी, जैसे कि राठौर साहब कह रहे हैं कि होना था, ये हम देख रहे थे कि लगातार इतना ज्यादा वहां पर डिप्लॉयमेंट दोनों ही तरफ से हमारे सोल्जर्स का हो रहा था, लेकिन साथ में बातचीत भी तो हो रही थी। 6 जून से अब तक हम यही उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये क्या अचानक से? और जैसा कि राठौर साहब ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली हर शख्स के मन में यही चल रहा है कि अगर गोली नहीं चली तो कितना ब्रूटल असॉल्ट हुआ होगा। देखिए, ये बहुत ही क्रूअल डेथ हुई है, क्योंकि इस तरह की डेथ जो है ज्यादातर मुझे लगता है कि राइफल के बट से मारा गया होगा और वहां पर और डंडे वगैरह जो होते हैं उनसे मारा गया होगा, जिनसे मौत हुई है, जो एक बहुत ही दुखद घटना है। और इसमें हमें कुछ दिन के घटनाक्रम को देखना चाहिए कि पिछले 3-4 दिन से नेपाल की जो संसद में जो चल रहा था, वहां के नक्शे को अडॉप्ट करने का जो ड्रामा चल रहा था नेपाल के अंदर, उससे वो नेपाल को चाइना ये महसूस कराना चाहता था कि इंडिया पर हम हमेशा प्रेशर रखेंगे। और इसी कारण चाइना ने आज तक के जवानों को यह महसूस नहीं कराया कि हमें इंडिया से रिलेशन इंप्रूव करने हैं। आपको याद होगा डोकलाम में इसी तरह का हाथापाई हुई है, नॉर्थ सिक्किम में इसी तरह की हाथापाई चाइना के साथ हुई है। और मैं 86 से देख रहा हूं, 86 में मैं नॉर्थ सिक्किम में था, मैंने खुद देखा है कि चाइना के साथ इस तरह की हरकत हमेशा हुई है और यह हमेशा चाइना की तरफ से ही शुरू होती है। चाइनीज सोल्जर्स आकर के दादागिरी के रूप में अपना रौब जमाते हैं और वो जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जिनको हमारे सैनिक हटाते हैं और उसी चक्कर में हाथापाई होती है। इसी यही डोकलाम में हुआ, ये कई बार लद्दाख में हो चुका है। यही जो जब रोड कंस्ट्रक्ट हो रही थी लेह से लेकर के डुबरुक तक,
उस रोड के बनने में भी चाइना ने कई बार ऑब्स्ट्रक्शन डाली। उस वक्त भी यही सब खुद वो कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर लेता है, लेकिन हमेशा उसको परेशानी ये हो जाती है कि भारत अपनी तरफ पे कैसे कर रहा है कि मैं बहुत पावरफुल कंट्री हूँ और जो मैं करूंगा वो सब ठीक है। exactly. और मैं औरों को ये काम नहीं करने दूंगा। अमित कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर। अमित, आपसे जानना चाहते कोई अपडेट इस बीच? ये देखिए, कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। जो सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल के लिए यही थी कि प्रधानमंत्री को ब्रीफ पूरी हालात से कर दिया गया, लेकिन अब जो बैठक है वो प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। वहां पर रक्षा मंत्री हालांकि इस बैठक में जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। इसके बावजूद जो CDS है और NSA ये लगातार टच में है। जो भारतीय सेना वहां पर बातचीत हो रही है उसको लेकर और वहां के हालात को लेकर CDS को कहा गया कि वो सीधे सीधे वहां पर नजर रखें और जो भी जरूरी निर्देश हो सकते हैं वो देंगे और जरूरत पड़ने पर राजनाथ सिंह और उनको ब्रीफ करेंगे। तो फिलहाल यही है कि वहां पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तब की जा रही है जब भारत ने रिटेलिएशन करके अपनी जो जवान के जो और अधिकारियों के मौत का बदला ले लिया, इसके बाद ही वो बातचीत के लिए तैयार हुई है भारत। जी बिल्कुल। मैं राठौर साहब आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक नक्शा हम जब अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है, कहां पर हुआ है। देखिए गलवान ये घाटी को आप देख रहे हैं, LAC आपको दिखाई दे रही है उस तरफ, जो कि गलवान घाटी हमारी तरफ। ये जो DSDBO रोड है 323 किलोमीटर की, इसी को लेकर चीन को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई पड़ी है, जिसका अभी जिक्र यहाँ पर शिवदान सिंह जी भी कर रहे थे। उनको दिक्कत इसी बात की है कि हमारी ये जो रोड है ये आखिर कैसे बन रही है, और इसी को लेकर इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। वो इंटरप्रिटेशन के नाम पर, LAC के इंटरप्रिटेशन के नाम पर, जो कि इतने समय से जिस पर हम लोग अभी तक काबिज थे, जिसके ऊपर हम लोग अभी तक मान रहे थे जिस LAC को, उसमें घुसकर अपनी ऐसी पोजीशंस लेकर बैठा हुआ है ताकि हमारे ऊपर वो डोमिनेंस क्रिएट कर सके। उसी में से एक गलवान घाटी भी है, जिसमें जो नक्शा उस वक्त जिस तरह का जिक्र किया गया था, जनरल पनाग ने भी अपने एक आर्टिकल में किया था, उसमें किस तरह की पोजीशन चीन ने ले ली है। वहां पर हाइट्स में ऊपर पहुंच चुका है, वो ऊपर की तरफ जाकर चढ़ गया है। किस एरिया से आया, हमारी साइड से आया, यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन नॉर्थ और साउथ उसका भी, गलवान घाटी का, वहां तक अपने सोल्जर्स को वहां पर उसने पहुंचा दिया था। इसी बात को लेकर लगातार बातचीत भी हो रही थी, इसी बात को लेकर ये लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। चीन लगातार अपना कंस्ट्रक्शन, राठौर साहब, अपनी साइड पर करता आया है। भारत ने कभी कुछ नहीं कहा, भाई हमें भी तो कंस्ट्रक्शन करने दो, हम कुछ ना करें। देखिए, जो आप अभी गलवान के बारे में कह रही थी, मैं ये बताना चाहूंगा कि गलवान का इंपॉर्टेंस क्या है जी, और भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर गलवान घाटी या उसके आसपास की चोटियों पे चीन कब्जा करता है और वहां अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करता है, तो दौलत बेग ओल्डी के जाने का रास्ता हमारे लिए एक तरीके से बंद हो जाता है। और वो चीज जो है, चीन चाहेगा कि जो हम जिस एयर स्ट्रिप की हमेशा बात करते हैं, जो काराकोरम पास के बिल्कुल 8 किलोमीटर पर है, उसको उसने डोमिनेट करना है। दूसरी चीज ये है कि चीन ने हमेशा इस इलाके में, अक्साई चीन के इलाके में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है कम्युनिकेशन का। उसको ये डेप्थ देना चाहता है। हमें अपने जो इमेजिनरी लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल है, उससे और पीछे करके एक डेप्थ देना चाहता है। इसलिए आप देखिए चारों प्रेशर पॉइंट्स पर चीनी ट्रूप्स तैनात हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं, ताकि अक्साई चीन और खास करके जो हमारे ये LAC है, इस LAC को और पीछे धकेला जा सके, ताकि कभी भी ये कोई फ्यूचर में ऐसा भारत कदम ना उठाए ताकि डोमिनेट कर सके। इसकी एक सबसे बड़ी चीज ये है। अभी बात ये आती है कि डी एस्केलेशन के टाइम पर ऐसा क्या हुआ कि ये इतनी हिंसक झड़प हुई। इसके मतलब डी एस्केलेशन एक उसका एक स्मोक स्क्रीन है। ये चाइना खुद डी एस्केलेशन नहीं चाहता है, इस वजह से ये हुआ। इस बात को समझने की जरूरत है। बेशक हमने अभी कह रहे हैं कि हमने भी कैजुअलिटीज पहुंचाई, लेकिन हमारा नुकसान बहुत बड़ा है और अभी हमें चीन का माइंड पढ़ने की जरूरत है। अगर यहाँ एक शॉर्ट वॉर भी जरूरी पड़ता है तो वो करें, लेकिन
चीन के बहकावे में आकर के वापस न जाएं। मैं यह बात फिर से कहना चाहता हूं कि चीन का जिस तरीके का मोबिलाइजेशन है और जिस तरीके के उसने मिलिट्री एक्सरसाइजेज वहां की हैं, वो ये नहीं बताता है कि वो सिर्फ यहां पर 2-4 चोटियों पर बैठने के लिए आया है। चीन के मंसूबे बहुत बड़े हैं। जैसे कर्नल शिवदान सिंह कह रहे थे कि अभी भारत के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है। नेपाल उधर आंख तरेर रहा है, बिल्कुल, चीन यहां पर आंख तरेर रहा है, पाकिस्तान के बाद सबको पता है। अब चीन पहले परोक्ष रूप से भारत के लिए समस्याएं खड़ी करता था, लेकिन आज ये सामने आ गया है कि चीन इसमें लीड ले रहा है। बिल्कुल, हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते थे, आज हम 3 फ्रंट वॉर पे के मुहाने पे खड़े हैं। ऐसे में अभी क्या करना चाहिए भारत को? इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है और ये मांग की है कि ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए, इनका बदला लिया जाना चाहिए। जवानों की शहादत का बदला ले भारत, अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या कहना चाहते हैं अधीर रंजन चौधरी, किस तरह से बदला लिया जाए? कहा था ना मैंने आपको, टाइम क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, और ये बयान थोड़ा सा अजीबोगरीब है। इस मायने में अजीबोगरीब है कि कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सरकार सरहद पर अपनी सेना के जवानों का हौसला बुलंद रखती है, और जब भी सेना के जवानों पर कोई भी आक्रमण होता है तो उस आक्रमण का बदला लेने में कभी पीछे नहीं रहती है, और इसे राजनीतिक दल के नेता को समझाने की जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे समय में सभी राजनीतिक दलों को सेना के साथ या सरकार के साथ, क्योंकि संकट की घड़ी है, ये मौका ऐसा है जिस मौके पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर अभी मैं बता दूं कि कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह की मुलाकात होनी है, और कुछ ब्रीफिंग भी उन्होंने की है। राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग की है। इससे पहले भी उन्होंने हालात का जायजा लिया था। सीडीएस से लेकर तमाम सेना के जो अध्यक्ष हैं, सेना के जो मुखिया हैं, वो राजनाथ सिंह से मिलकर उन्होंने उसकी पूरी विस्तार से जानकारी थी। यानी कि सरकार अपने रहते जितना संभव हो सकता है वो पूरे हालात को समझने के लिए, हालात को नियंत्रण में रखने के लिए, और जो गड़बड़ी हुई है उसको दुरुस्त करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जी रमन, तो ऐसे में भारत को आखिर क्या करना चाहिए? कर्नल शिवदान सिंह जी, यहाँ पर कांग्रेस और नेता विपक्ष तो ये बोल रहे हैं कि बदला लो, बदला लो, तो आखिर कैसे लो? इस वक्त भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, सेनाएं इस तरह काम नहीं करती हैं। सेनाएं बड़ी सोची समझी रणनीति से अपना काम करती हैं, और जब उपयुक्त समय होगा तो इस बात का जवाब पर्याप्त मात्रा में सेना देगी। मगर अचानक एक देहाती या शहर की तरह सब इकट्ठे होकर के चले, लाठी डंडा लेकर के जाकर अटैक कर दे, ऐसा सेना नहीं करती है। और खासकर चीन के साथ उन क्षेत्रों में जहां पर कि ह्यूमन का सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल होता है। ये हाइट जहां पर ये झगड़ा हुआ है, ये करीब 17,000 फीट हाइट है। वहां पर नॉर्मल सर्वाइवल के लिए भी ऑक्सीजन बहुत कम है। इसलिए इस क्षेत्र में बहुत सोच समझ के कदम उठाने होंगे। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमें अपनी पोजीशंस पर स्ट्रांगली जम जाना चाहिए, और जो भी हरकत है चाइना की, उसका उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। और अब चाइना को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उनसे कोई भी इनफॉर्मल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, और जब भी कोई चाइनीज सैनिक की हरकत वहां नजर आती है उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, और सही समय का इंतजार करके इस जो हरकत हुई है इसलिए मैंने आपसे पूछा सर, क्योंकि ये क्या है ना, दिल्ली में बैठे राजनीतिज्ञ तो कुछ भी बयान देते हैं, उनको कुछ पता तो है नहीं वहां पर क्या होता है, क्या क्या मुश्किलें हैं, कैसे किया जाता है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यहाँ बैठ के सिर्फ राजनीति करनी है, तो राजनीति करने के लिए अगर आपको बोलना है तो फिर उससे तो काम चलेगा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों से ही इस बात को समझना कि भारत को आखिर क्या करना चाहिए इस वक्त ऐसी स्थिति में जहां पर चीन के साथ बैठकर बातचीत तो हो ही रही थी, लेकिन उधर LAC के पास इस तरह की घटना भी हो गई, तो क्या करना चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता।